नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है साउंड। ध्वनि से रिलेटेड मैंने आपको 85 अबाउ MCQ क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके NTPC, ग्रुप डी या SSC MTS या DRDO MTS या SSC के अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुदैर्ध्य तरंगे। देखो, अभी हमने पीछे बताया था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये दुर्वन की घटना ने साबित कर दिया था। और जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे, दोनों में कंपैरिजन करते चलेंगे हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, गलत ध्रुवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। ये निर्वात में चल सकती हैं, ये गलत है, ये निर्वात में आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तीसरा, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड की होती है। और चौथा है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऊपर के दोनों गलत हैं और तीसरा फोर्थ ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल जो है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, ध्वनि की चाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो अश्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो सुनी नहीं जा सकती, ठीक है। और जो श्रव्य होती हैं उनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और जो पराश्रव्य होती हैं उनकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किलो में कहें तो 20 किलो हर्ट्ज उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, अभी मैंने आपको बताया कि पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं ये मनुष्य इसको नहीं सुन सकता, इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इस तरह की चीज़ें पराश्रव्य तरंगों को सुन सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता करने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस घटना का प्रयोग करते हैं। ये अपने शिकार को किस तरह से खोजते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिध्वनि का निर्धारण। ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करने पर ये अपने शिकार या परभक्षी या कुछ भी अपनी बाधाओं का इन्हें ज्ञान हो जाता है पहले ही एंटी साउंड के द्वारा, प्रतिध्वनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य तरंगे। तो कीड़े और हानि पहुंचाने वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उन्हें घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। ये तारत्व है, ठीक है, पिच।
किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, आवृत्ति पर, क्योंकि आवृत्ति से ही पता लगता है कि वे श्रव्य हैं, अश्रव्य हैं या प्राश्रव्य हैं। तो ध्वनि का तारतम्य जो है वो पिच पर, इसके आवृत्ति पर डिपेंड करता है उसका पिच। नेक्स्ट है आपका, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पराश्रव्य तरंगों का। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? मैंने आपको बताया था जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो अश्रव्य होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होती हैं वो श्रव्य होती हैं या ऑडिएबल कह सकते हो उसे इंग्लिश में, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं वो पराश्रव्य होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रव्य या ऑडिएबल, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं वेग v बराबर होता है n लैम्ब्डा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां n आवृत्ति है और लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, तो इसका क्या कारण हो सकता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने का कारण, या ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए उसका दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, क्योंकि जो ध्वनि है वो आपकी माध्यम से गति करती है वायु की या किसी भी माध्यम से, यानी किसी ध्वनि के चलने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। अति तीव्र मतलब मैंने आपको बताया जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उन्हें अति तीव्र तरंगे ही कहते हैं। बहुत ज़्यादा तरंगे उत्पन्न करती हैं, उसका नियंत्रण कर लेती हैं चमगादड़, इसीलिए अंधेरे में उड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है? कथन है ये। कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, इंफ्रासोनिक होती हैं, अश्रव्य। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चमगादड़ तो वही अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं, पराश्रव्य तरंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए। इसकी बात तो सही है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकते हैं, परंतु इसका कारण सही नहीं है। चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक, चमगादड़ों में तो अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यदि यह बढ़ाकर 2 गुना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 332 ही। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, इसका दाब दोगुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई प्रेशर का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप ध्यान रखें। प्रेशर का, दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का पड़ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज किस में? आपको पता ही है जो ठोस होता है उसमें सबसे ज़्यादा, तो स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि जो बिजली की चमक है वो पहले दिख जाती है और गर्जन जो है उसकी वो बाद में दिख जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से अधिक है।
आपको प्रकाश की चाल तो पता ही है वायुमंडल में क्या है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और परंतु वायु में ध्वनि की चाल 332 किलोमीटर पर सेकंड है, 332 मीटर पर सेकंड है, सॉरी, ठीक है। तो बहुत अंतर है, ध्यान रखना, इसलिए प्रकाश पहले आ जाता है और वो बाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। अभी आपको मैंने बताया कि 330 332 होता है, तो इसमें 30 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। मैंने आपको बताया ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है। समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है, द्रव में सबसे कम होता है, गैस में सबसे अधिक। तो भैया ठोस में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न होता है और ठोस में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहे में। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ठोस में, और लोहा जो है वो सबसे ज़्यादा है, लोहा स्टील में तो सबसे ज़्यादा ही होती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन सही हैं और 1 गलत है। ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग, बिल्कुल सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही बात है, अभी पीछे मैंने बताया ही। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है आर्द्रता बढ़ने पर। देखना होगा आपने, जब बारिश पड़ती है तो और ध्वनि बहुत ज़्यादा लेट सुनाई देती है, उसकी चमक पहले दिख जाती है। आयाम व आवर्ती के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित, ये भी आयाम से भी प्रभावित नहीं होता ध्वनि का वेग, ना आवर्ती से प्रभावित होता, ना ही दाब से प्रभावित होता तो होता किससे है, टेम्परेचर से, ठीक है, आर्द्रता से, इनसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ाने पर घटता है, गलत बात है। तापमान के घटने पर बढ़ता है, ये भी गलत बात है। तापमान पर आश्रित, ये भी गलत है, क्योंकि तापमान पर तो आश्रित है। तापमान के घटने से घटता है, ये सही है। घटाओगे तो घटेगा और बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। भाप आपको पहले ही दिखाई देती है और सीटी बाद में, इसका क्या कारण है। तो कारण है इसका, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये इन्होंने कारण दिया है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रकाश तरंगे हैं उनकी तुलना में ध्वनि की जो चाल है वो बहुत कम है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने बात भी सही की है और कारण भी इन्होंने सही दिया है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, पराध्वनि विमान उड़ते हैं। पराध्वनि जो विमान है वो कहाँ उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। तो वे ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको दिख भी रहा होगा, लगा हुआ है निशान, ऑप्शन नंबर डी मैक संख्या को, कि वस्तु का वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल, मतलब वस्तु का चाल और ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं मैक संख्या। और इसका प्रयोग वायुयान की चाल वगैरह निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन यही है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वायुयान के संबंध में किया जाता है, अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है वो किस में नापा जाता है, उसकी इकाई क्या है। तो डेसिबल, डीबी में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण, डीबी में, डेसिबल उसकी इकाई है, ध्यान रखना, डेसिबल, डेसिमल मत लगा देना। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, कि आप साधारण बातचीत करते हैं तो कितनी ध्वनि की तीव्रता होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसिबल की जो बात है हम आपस में बोलते हैं, इतनी की ध्वनि होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्वनि
ध्वनि की वह विशेषता जो मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। ऐसी ध्वनि की विशेषता जो मादा ध्वनि को नर, तो ये तारत्व करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारत्व। देखो महिलाओं की जो ध्वनि है उनका तारत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है, उनका तारत्व अधिक होता है, इसलिए उनकी जो आवाज़ है वो हमें बारीक सुनाई देती है, बहुत ही सुरीली, ठीक है, इसलिए पहचान पड़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली, ग्रेव या श्रिल होती है। तो अभी आपको बताया मैंने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, तारत्व के कारण। पिच के या तारत्व के कारण ही हमें पता चलता है कि ध्वनि मोटी है पतली। लेडीजों में, स्त्रियों में या लड़कियों में जो ध्वनि होती है उनका तारत्व होता है वो अधिक होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो उनकी आवाज़ जो है वो सुरीली या बारीक होने का कारण यही है कि महिलाओं का जो ध्वनि का तारत्व होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। इसका भी यही कारण है, जो कारण मैंने आपको स्त्री वाला कारण बताया वही कारण जस्ट इसका भी है, कि बच्चे की आवाज़ का जो तारत्व है वो पुरुष की आवाज़ की तारत्व से अधिक होता है। जहाँ जहाँ तारत्व अधिक होगा वहाँ वहाँ आवाज़ आपको बहुत ही बारीक सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी श्रील दिखाई देती है। ये क्वेश्चन दोबारा है, तो इसका सही आंसर मैंने आपको बताया। देखो हाँ, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन तो ये रिपीटेड है पर ऑप्शन इसके वो तारत्व का नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली श्रील होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, या आयाम अधिक होता है, या वेग अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आवृत्ति अधिक होती है। ध्यान रखना, जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी, और जितनी अधिक आवृत्ति की होगी उतनी बारीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस प्रकार से आप कर सकते हैं। सितार और बांसुरी दोनों पे एक ही धुन बज रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सितार की धुन है, ये बांसुरी की धुन है। तो इस चीज़ का देखो हम पता ना तो तारत्व से कर सकते, ना प्रबलता से, ना गुणवत्ता से। इसे हम केवल गुणता से इसके पता लगा सकते हैं कि क्या गुण है कौन सी बांसुरी का और क्या गुण है सितार का। तीनों चीज़ों से नहीं पता लगा सकते, केवल गुणता से हम, ठीक है, ना केवल प्रबलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण। देखो ध्रुवण जो होता है वो प्रकाश में ही होता है, और उसके कारण ही प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। परंतु ध्वनि तरंगों में ये ध्रुवण नहीं होता, अगर ये हो जाता तो ध्वनि भी अनुप्रस्थ हो जाती। परंतु ध्वनि तरंग में विवर्तन होता है, परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। विवर्तन की घटना आपको पता ही होगी, ठीक है, कि जैसे दीवार के सहारे से अगर आप बोल रहे हो, अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो विवर्तन के कारण ही हमारी एक कमरे से आवाज़ दूसरे कमरे तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। मतलब मैंने अभी बताया था 30 से 40 डेसिबल की जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा है, परंतु एक ध्वनि ऐसी है जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज का उड़ान भरना। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा हवाई जहाज का उड़ना। हवाई जहाज का उड़ान भरना या जेट विमान जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी
कि सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए ये घटती है, यह किसका कारण है? तो देखो ये सीटी से रेलगाड़ी का जो कारण है ये सीधा सीधा डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर इफेक्ट है। ये डॉपलर ने बताया था कि जो नज़दीक रेलगाड़ी आती है उसको सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है और जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की यह आवाज़ घटती है। ये सब वायुमंडलीय इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा पर वहाँ वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो वहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, और वहाँ ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, कि ध्वनि को प्रसारित करने के लिए जो है माध्यम वहाँ पे नहीं होता और वहाँ माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो उसे सुन नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? देखो विवर्तन दोनों में होता है, परावर्तन दोनों में, अपवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवन। अभी मैंने आपको बताया था कि ध्रुवन जो है वो ध्वनि में नहीं होता, केवल प्रकाश में होता है। ये चारों घटनाएं प्रकाश में तो होती हैं, परंतु ध्वनि में इनमें केवल 3 होती हैं, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। ध्रुवन नहीं हो सकता। ध्रुवन अगर होता तो ये भी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? जब आप चिल्लाते हो आपको दूर आवाज़ मारनी होती है, कोने से खड़े होकर दूसरे कोने तक आवाज़ पहुंचानी होती है, तो आप अपने मुंह के आगे हाथों को ऐसे बना लेते हो, दोनों हाथों को, ताकि उसमें से आवाज़ तेज निकल के जाए। तो इसका क्या कारण है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में, अगर आप हाथ को जिस तरह से आप हाथ को मोड़ोगे, जिस तरह से आपको अपनी ध्वनि को दिशा दोगे, आपकी ध्वनि वायुमंडलीय माध्यम से उसी तरह से होके जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। आप अगर देखो आप स्टार्टिंग में हाथ नहीं लगाते हो, ठीक है, हाथ नहीं लगाते हो तो आपकी जो ध्वनि है वो सारे में फैल के जाती है, परंतु जैसे ही आपने हाथ अगर मुंह के आगे लगा लिया तो आपके मुंह से जो ध्वनि निकलेगी वो उतने ही साइज लेके जाएगी जितना आपने हाथ लगाया है, ठीक है, और आगे तक वो ऐसी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए? अभी बताया ही है मैंने आपको कि डेसिबल से क्या नापता है, ध्वनि की तीव्रता, इतने डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रतिध्वनि का कारण है। ये प्रतिध्वनि क्यों होती है, इसका कारण क्या है, किसके कारण ये प्रतिध्वनि होती है? तो इसका सही आंसर है ध्वनि का प्रावर्तन। प्रावर्तन ही देखो एक ऐसी घटना है जो विपरीत काम करता है, मतलब कोई किरण आई, प्रकाश के लिए क्या करता है, कोई किरण आई और वापस उसे कर देता है। इसी तरह से ध्वनि के लिए कोई ध्वनि आके लगी और उसको वापस कर देता है, ये प्रतिध्वनि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 17 मीटर। अगर आपको बिल्कुल साफ एंटी साउंड सुनना है, प्रतिध्वनि सुननी है, तो कम से कम आप जो है परावर्तक तल और जो परावर्तक तल है जहाँ से वो परावर्तित हो रही है वो, और जो स्रोत जहाँ से ध्वनि या डैग जो भी बज रहा है उनके बीच की दूरी जो है वो 17 मीटर मिनिमम होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रडार का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों पर। रडार की जो कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? मतलब कहने का ये है कि अगर आप एंटी साउंड सुनना चाह रहे हो तो आपकी जो मूल आवाज़ है उसमें और उस एंटी साउंड में कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1/10, देखो आपने 1/10 तो हर जगह देखा होगा, पर यहाँ कंफ्यूज कर रखा है। 1/10 के बराबर, 1/10 के सेकंड से कम, 1/10 से अधिक, तो कम से कम 1/10 तो होना ही चाहिए। इससे अधिक हो तो वो चल जाएगा, ठीक है। 110, 1/10 सेकंड से अधिक हो वो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, गिलास, फाइबर आदि से ढक देते हैं, इसका उद्देश्य होता है। किस उद्देश्य से हम इस काम को करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस तरह के काम नहीं करते हो तो वहाँ से एंटी साउंड आएगी, और जिससे ऑडिटोरियम में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें वो आवाज़ साफ नहीं सुनाई देगी। अगर ध्वनि वापस आ रही है, एंटी होके आ रही है, तो कहाँ सुनाई देगी बार बार। तो इसलिए वो जो लगाए जाते हैं दीवारों पर, छत पर कालीन या रेशेदार, वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे हमारे मुंह से वहाँ ऑडिटोरियम में कोई ध्वनि निकल के जैसे ऊपर छतों पे गई, उन्होंने उस ध्वनि को अवशोषित कर लिया। फिर आप दूसरी ध्वनि निकालोगे, वो उसको भी अवशोषित कर लेंगे। नहीं, अगर वो नहीं लगे होते तो पहली ध्वनि वहाँ टकरा के वापस आती, एंटी साउंड का काम करती प्रतिध्वनि का, और हमें आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? अभी बताया था मैंने आपको 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक मनुष्य के कान में वो रह सकता है ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अभी बताया था परावर्तन के कारण। जो प्रतिध्वनि है, जो मतलब उल्टा काम होता है, वो परावर्तन के कारण होता है, ये तो आपको पता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी पहचान बता देता हूँ। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कोई चीज़ वास्तविक चीज़ से कम या ज़्यादा दिखाई दे रही हो, तो वहाँ होता है अपवर्तन। समझ लेना बात को, बहुत लॉजिकली बात है। और जहाँ हमेशा किसी का उल्टे काम की बात हो रही हो, वहाँ होता है विवर्तन, परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में यही अंतर है कि अपवर्तन तो एक तरह से ये कह सकते हो आप कि वो झूठ बोलता है। अपवर्तन झूठ बोलता है कि वो सच नहीं बताता, जो उसकी वास्तविक चीज़ है वो नहीं बताता। और परावर्तन क्या करता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, जो उसके पास जा रहा है उसे वापस कर रहा है। ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति है, उसे अपनी ध्वनि सुननी है, तो परावर्तक दल से कितनी दूरी पर उसे खड़ा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। जब 56 फीट को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो ये 17 मीटर के करीब बैठेगा, ध्यान रख लेना, ये फिट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परावर्तन। स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। स्टेथोस्कोप तो आप जानते होंगे क्या होता है, आला, जैसे आला बोलते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसे लगा कानों में लीड लगा के जो चेक करते हैं, वो सीने पे लगा के, वही स्टेथोस्कोप है, ध्यान रखना है, वो परावर्तन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिध्वनि तरंगों के ब्लैंक्स के कारण उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगों के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? ये अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर परावर्तन। एक ही क्वेश्चन बार बार आया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखो सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराइयों में जीव जंतुओं का पता लगाने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, या समुद्र की गहराई के लिए आप बोल सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौ संचालक जो होते हैं ना, नौका संचालक, वो इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अनुरणन कॉल तथा होल के आयतन के बीच संबंध प्रतिपादित किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेबिन ने। अनुरणन कॉल और होल के बीच जो संबंध स्थापित किया है, ये सेबिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गूंजहीन होल
का अनुरण कॉल होता है। जो गूंजहीन होल होता है, डेड होल, जहाँ पे आवाज़ घूमती है, तो उसका अनुरण कॉल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 0 सेकंड। भाई गूंजहीन होल का मतलब है कि वहाँ आवाज़ गूंज ही नहीं रही है। अब जब आवाज़ नहीं गूंज रही है वहाँ, तो अनुरण कॉल कैसे हो सकता है? 0 सेकंड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरण कॉल है विपरीत, ध्यान रखना, जो कॉल वापस आती है, बात जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका वापस। जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों के कदम से कदम मिलकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पैरों से उत्पन्न ध्वनि। अब उनके जो, अगर वो साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जो उनके पैरों से ध्वनि उत्पन्न होगी, उससे अनुनाद के कारण जो है बहुत बड़े स्तर पर कंपन होने लगेगा, पुल कंपन करने लगेगा और पुल टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि कदम से कदम मिलाकर ना चलें, क्योंकि सेना को आदत होती है कि हर जगह जहाँ भी चलती है कदम से कदम मिला के चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? हम रेडियो को कोई घुंडी घुमाकर कोई सा भी चैनल लगा लेते हैं, ऐसा किसके कारण है कि हम ये ऐसा सुन सकते हैं? चैनल वहीं बिल्कुल फिट बैठता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण हम ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा होता होगा? तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, क्योंकि जो अगर कोई चीज़ ध्वनि के कारण टूट फूट रही है तो उसका सीधा सीधा संबंध अनुनाद से है। क्योंकि ध्वनि के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, जो अनुनाद की प्रक्रिया होती है, उससे कंपन उत्पन्न हो जाता है, और कंपन उत्पन्न होने के बाद वो चीज़ डिस्ट्रॉयड होनी है। आपने देखा होगा डीजे वगैरह बजते हैं, तो डीजे वगैरह बजते हैं, उसकी ध्वनि से जैसे कंपन शुरू होता है, अनुनाद की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आपने देखा होगा गांव मोहल्ले के शीशे वगैरह, खिड़कियाँ विड़कियाँ भी टूट जाती है, तो वो सब अनुनाद के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? मतलब अलग अलग तरह की ध्वनि हमें सुनाई देती है, कि मतलब अगर भर रहे हो स्टार्टिंग में कुछ और खाली ज़्यादा ध्वनि, फिर भरने के बाद में और, मतलब जैसे जैसे भरती जाती है ध्वनि उसकी चेंज होती जाती है। तो इसका कारण भी भाई अनुनाद ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेडियो का सम स्वरण स्टेशन उदाहरण है, वही है ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। रेडियो के जो चैनल वगैरह हम बदल के देखते हैं वो भी सब अनुनाद के ही कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यतिकरण। इसका सही आंसर है व्यतिकरण। जब 2 लाउड स्पीकर एक दूसरे जब बजते हैं तो अगर कोई इंसान बैठा है तो उनकी आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती, इसका कारण है ध्वनि का फैलना, ध्वनि का प्रसारण हो जाना एक दूसरे की आवाज़ में, ठीक है, उसकी ध्वनि उसमें मिल जाती है, उसकी ध्वनि इसमें, और श्रोता को समझ में नहीं आती, व्यतिकरण की कंडीशन बन जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र मतलब साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? मतलब साइलेंस जोन कैसे हो जाता है, उस जोन को हम साइलेंस कैसे कह सकते हैं? कौन सा कारण ध्वनि का ऐसा है जो वहाँ साइलेंस हो जाता है? इसका कारण भी व्यतिकरण ही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि उनकी आवाज़ वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, प्रसारित पहले ही हो जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए ये भी कारण व्यतिकरण का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब हम कमरे में अंदर बैठे रहते हैं, यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं एक कमरे से दूसरे। ये किसका कारण है? मैंने अभी आपको बीच में बताया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि विवर्तन का कारण ऐसा है कि उससे आवाज़ हम पास में बैठ के दूसरे कमरे की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ें जो हैं दीवारों के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाती है, विवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। कोई भी ध्वनि स्रोत है, उसकी ध्वनि में होने वाले उतार चढ़ाव को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और ये डॉपलर प्रभाव को आप रेल इंजन की सीटी से पहचान सकते हैं। जैसे जैसे रेल इंजन आपके पास आता जाता है, आपको ध्वनि तेज सुनाई देती है, जैसे जैसे आपसे दूर जाता है आपको ध्वनि मंदी सुनाई देती है। यही डॉपलर प्रभाव है, इसी से ही हम इसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, मतलब आवृत्ति बढ़ जाती है, और आवृत्ति बढ़ने से हमें आवाज सुनाई देती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव, अभी बताया ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में जो आर्द्र वायु होते हैं उसमें जो ध्वनि का वेग है वो शुष्क वायु, जो शुष्क एकदम सूखी वायु है, उसकी तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण सीधा सीधा यही है कि ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वायु की तुलना में इसका जो घनत्व है वो कम होता है। मतलब शुष्क वायु का जो घनत्व होता है वो आर्द्र वायु की तुलना में अधिक होता है, शुष्क वायु का। तो शुष्क की तुलना में इसका कम होता है, इसलिए हमें आर्द्र में सुनाई देती है तेज। जब भी बारिश पड़ती है, जब तेज सुनाई देती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, गलत है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम, ये भी गलत है। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूनतम तो गैसों में होता है, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। बिल्कुल, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। गलत कह रहे हैं ये, क्योंकि 20,000 से ऊपर की कहलाती हैं वो। तो ये कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है यही, ऑप्शन नंबर बी, यही सही नहीं है। इसने गलत कह दी ये बात, क्योंकि 20 से कम वाली तो इंफ्रासोनिक अश्रव्य तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात को देखने के लिए, ये तो आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूवी रे, अवरक्त तरंग, अल्ट्रावायलेट रे। इनका ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में तो नहीं, जल में नहीं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में नहीं। तो आपके पास ठोस है तो ठोस भी सबसे ज़्यादा होगी, लकड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जेट विमान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जिसकी जो मैक संख्या होता है वो क्या होता है कि जिसकी भी आप चाल निकाल रहे हो वो अपॉन ध्वनि की चाल बराबर मैक संख्या।
तो मैक संख्या 2 है, अगर आप उसकी चाल निकाल रहे हो तो नीचे ध्वनि की चाल आएगी, उसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 332 की, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डी इसका हो जाएगा 664। 332 664 इसका सही आंसर होगा। मैंने मैक संख्या आपको बताया ही निकालना कैसे निकालते हैं। जिसकी भी चाल आप निकाल रहे हो वो ऊपर, मतलब वायुयान की चाल ऊपर और उसके नीचे ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? सीधी सी बात है, अगर सभी का 20 डिग्री सेल्सियस है तो मैं आपको बार बार एक ही बात बताया जा रहा हूं कि ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोहे में सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक जैव पत्ती जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है क्या कहलाती है? तो पराश्रव्य ध्वनि के अध्ययन में, मतलब उसके जो प्रयोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सोनोग्राफी। उसके अध्ययन को हम सोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में विचरण नहीं करती? शून्य मतलब निर्वात आप कह सकते हैं, निर्वात में विचरण नहीं कर सकती, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात में विचरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वी ए, वी डब्ल्यू, वी एस, वी एयर, वी वाटर और वी एस में क्या संबंध है? वी एस मतलब सॉलिड, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर वाटर में और फिर एयर में, ये आपको देखना। तो इसके हिसाब से सबसे कम जो होगी वो एयर में होगी, उससे अधिक वाटर में और उससे अधिक सॉलिड, सबसे अधिक सॉलिड में होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठोस में चल सकती हैं, द्रव में चल सकती हैं, गैसीय में चल सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती, ये भी बताया था। किसी माध्यम की जरूरत जरूर पड़ती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोनार। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और ऋजुरेखन के लिए प्रयोग होता है उसे सोनार कहते हैं। और सोनार का प्रयोग आपको पता है, ये मैंने कि ये समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है प्रयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। जो पराध्वनिक विमान होते हैं वो किस तरह की ध्वनि पैदा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर पराश्रव्य तरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इको साउंडिंग प्रयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इको साउंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्र की गहराई नापने में इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। सीबीएसई की क्लास में ये क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान, तो ये ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। जो मानक ध्वनि स्तर मनुष्यों के लिए बताया गया है वो है 60 डेसिबल, परंतु जो हमारी सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है वो 30 से 40 डेसिबल की है, और जो मानक बताया गया है वो 60 डेसिबल है, और 95 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ मनुष्य नहीं सुन सकता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न वस्तुओं मतलब निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निम्न वस्तुओं को, तो उनका पता लगाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सोनार। सोनार कहते हैं समुद्र की गहराई के नीचे जाने वाले। नेक्स्ट है, मेघों का गरजना सुनने पर व्यक्ति का मुंह खुलता है। जैसे ही मेघ गर्जना सुनते हैं तो व्यक्ति एकदम मुंह खोलता है, ये किसके कारण है? डर को दूर कर सके, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब के बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, या मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। कभी एक पर दाब ज़्यादा हो जाए उससे हमारा कान का पर्दा भी फट सकता है, ध्यान रखना है।
अगर मुंह व्यक्ति ना खोले तो दाब बराबर नहीं हो पाता। ये विशेष ध्यान रखना है आगे से कि जब भी मेघ गरजें आपको अपना मुंह खोलना, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि वायुयान के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। अगर वायु के टेम्परेचर में अगर हम चेंज कर दें तो क्या प्रभावित होता है, आवृत्ति प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, आवृत्ति। क्योंकि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आवृत्ति भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो आवृत्ति भी घटेगी, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि मापी जाती है। कोई संगीत यंत्र है, उसकी जो ध्वनि मापी जाती है वो कैसे मापी जाती है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया बार बार, वो dB में मापी जाती है, ऑप्शन में नहीं है, तो dB इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी ये वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।